कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अनिकेत और गरिमा अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। अनिकेत बोला, तो क्या इरादा है? गरिमा मुस्कुराती हुई अपने चेयर से उठ खड़ी हुई। अभी भी दोनों की हथेलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। अनिकेत मुस्कुराते हुए गरिमा के साथ ही स्टेज पर आ गया। सारे दोस्त दोनों को देखकर थोड़ा हैरान भी थे तो थोड़ा खुश भी। सारी लड़कियां भी कुछ कुछ बातें समझ गई थी और सभी चिल्ला चिल्ला कर दोनों को थोड़ा चिढ़ा भी रही थी। अनिकेत म्यूजिक वाले को सॉन्ग बताने के बाद गरिमा की तरफ बढ़ते हुए, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। इस गाने पर दोनों ने एक साथ बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया। गाना खत्म होने के बाद सारे दोस्त अनिकेत को छेड़ने में लगे हुए थे। गरिमा भी लड़कियों के बीच बैठे हुए मुस्कुरा रही थी और सारी लड़कियां भी उसे छेड़ रही थी। शिवांगी विवान की तरफ देखती हुई, विवान भी शिवांगी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है। अच्छा, शिवांगी को विवान की तरफ देखता देख, कोई बात है? शिवांगी बोली, कोई बात नहीं है, बस आज अनिकेत जी के साथ गरिमा को देखकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, अब सब ठीक है। अच्छांश बोला, क्या विवान गरिमा को पसंद करता है? शिवांगी मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन एक बहन की तरह। अच्छांश बोला, मतलब? शिवांगी बोली, विवान और गरिमा चचेरे भाई बहन हैं। दोनों ने एक साथ ही कॉलेज किया, लेकिन कॉलेज समय में ही दोनों के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पार्ट टाइम जॉब तलाशने लगे। उसी वक्त मेरी कंपनी को भी कुछ एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। मैंने कंपनी फिर से शुरू की थी। मैंने इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करवाया और बिना किसी डिग्री और एक्सपीरियंस के भी काम पर रखा। मुझे उनकी मेहनत और ईमानदारी चाहिए थी। काम तो धीरे धीरे सीख ही लेते। मुझे भी कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने भी तो डैड से सीखा, इसलिए मैं इस बात को समझती थी। अच्छांश बोला, यही बातें तो आपको दुनिया से अलग बनाती है। कभी कभी सोचता हूँ अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं भी क्या कर रहा होता। ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी में मंथली सैलरी लेकर कोई जॉब। शिवांगी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये हो सकता था कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। अच्छांश बोला, मेरी वजह से जो तकलीफ़ आपने सही है वो भी तो नहीं होता। शिवांगी बोली, कितनी बार कहा है खुद को इन सब की वजह मानना बंद कीजिए। अच्छांश बोला, तो आप भी ऐसी बातें क्यों करती हैं? शिवांगी मुस्कुराते हुए, अच्छा बाबा, अब कभी नहीं कहेंगे, ठीक है? अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, सब ठीक हो गया है, अब हम आज में जिएंगे। इधर स्टेज पर अच्छांश के मामा के बेटे और बहुओं ने भी परफॉर्मेंस किया। अब संगीत समापन की तरफ था। सब दोस्तों ने अच्छांश और शिवांगी को फिर से एक लास्ट परफॉर्मेंस देने को कहा, क्योंकि पहली परफॉर्मेंस तो सगाई स्पेशल था। इनका संगीत इनके डांस के बिना तो भी अधूरा ही था। अच्छांश भी शिवांगी को लेकर स्टेज पर आ गया और एक बार फिर से सब लोगों की नज़रें स्टेज पर थी। गाना चला, आज कहना ज़रूरी है कि तुमसे प्यार हुआ, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ। दोनों के परफॉर्मेंस के बाद संगीत का प्रोग्राम खत्म होता है। अस्मिता जी सारी लड़कियों को शिवांगी को लेकर कमरे में जाने को कहती हैं। बाकी गेस्ट को खाना खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। सारे दोस्त सभी अच्छे से देख रेख कर रहे थे। रात के 10 बजे तक सभी गेस्ट खाकर अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। जो घर में आए हुए मेहमान थे वो भी आराम करने लगे थे। अस्मिता जी सभी लेडीज के साथ सभी देख रेख करने के बाद आराम करने आ गई थी। अच्छांश को शिवांगी के बिना नींद नहीं आ रही थी, वो उससे मैसेज पर बात कर रहा था। सारी लड़कियां भी आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो गहरी नींद में सो रही थी। शिवाच्छ भी सो गया था। अच्छांश शिवांगी को बालकनी में आने को कहता है। शिवांगी जैसे बालकनी में आती है, अच्छांश भी बालकनी में आ जाता है। दोनों वहीं पर रखे सोफे पर बैठते हुए एक दूसरे की आगोश में सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ दोनों की आंखें खुलती है। अच्छांश शिवांगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अच्छांश उसके होठों पर झुकते हुए एक लंबी किस लेने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। शिवांगी भी अपने कमरे में आकर फ्रेश होने चली जाती है। आज मेहंदी था और कुछ अच्छांश के राज परिवार में होने वाली रस्में भी थी।
अस्मिता जी सारी रस्में अच्छे से करवा रही थी। सभी लड़कियों को आज केवल आराम करने के लिए कहा गया था। कल संगीत में ज़्यादा देर तक बैठने और डांस करने से कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए अस्मिता जी और बाकी मम्मियों ने भी सारे लड़कों को अपनी पत्नियों का अच्छे से ध्यान रखने को कहा था। सारे लड़के भी इस बात को समझ रहे थे। मेहंदी शाम के समय से शुरू होने वाला था, क्योंकि सबका मानना था कि रात में मेहंदी अच्छी रचती है। मेहंदी वाले को भी बुला लिया गया था। नीचे हॉल में भी मेहंदी की सारी तैयारियां की गई थी। शाम होते ही कुछ औरतें ढोलकी पर थाप देते हुए मंगल गीत गा रही थी। शिवांगी ने आज पैरेट ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। छांस ने भी वाइट कुर्ते पर पैरेट ग्रीन नेहरू जैकेट डाला था। सारी तैयारी करने के बाद अस्मिता जी ने अपने भतीजे की पत्नियों को शिवांगी को लाने को कहा। इधर सारे लड़के भी अच्छांश को लेकर बाहर आए। अच्छांश सीढ़ियों के पास आकर शिवांगी का इंतजार करने लगा। सारे लड़के को भी अपनी अपनी वाली को देखना था, क्योंकि तैयार होने के लिए लड़कियों ने लगभग 2 घंटे से लड़कों को कमरे में आने से मना कर दिया था। शिवांगी जैसे ही लड़कियों के साथ कॉरिडोर में आई, अच्छांश की नज़रें फिर से एक बार बगावत कर दी। बाकी लड़के भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अपनी अपनी वाली के हाथ थाम लिए। अच्छांश भी शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। शिवांगी ने भी उसकी हथेली के ऊपर अपनी नरम हथेली रखते हुए उसकी तरफ अपनी पलकें उठाकर देखी। अच्छांश शिवांगी को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अस्मिता जी एक बार फिर से अपने बेटे बहू की बलैयां लेने लगी। दोनों को नीचे उनके लिए जो बैठने की जगह बनाई गई थी वो वहां पर बैठाया गया। शिवांगी की हथेली पर अनिका और गुंजन ने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाकर शगुन की शुरुआत की। अनिका और गुंजन उसके लिए दोस्त भी थी, बहन भी और भाभी भी। उद्भव सिंह ने अनिका और गुंजन को एक एक गिफ्ट बॉक्स थमाया। दोनों पहले मना करने लगी, लेकिन शिवांगी की आंख दिखाते ही जल्दी से दोनों ने चुपचाप अपना गिफ्ट रख लिया। नंदिनी अच्छांश के हाथों पर शिवांगी का नाम लिखते हुए खूबसूरत सा छोटा डिजाइन बना दिया। मेहंदी वाली शिवांगी को मेहंदी लगाने लगी। सारे लड़की लड़कियों को देखते हुए म्यूजिक सिस्टम ऑन करवा कर डांस करने के लिए तैयार हो गए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे वो गोरी, आएंगे तेरे सजना। अनिकेत ने जैसे ही आगे आकर अपने दोस्तों के साथ डांस शुरू किया, गरिमा भी नंदिनी के साथ खड़ा होकर उन्हें टक्कर देने लगी। बाकी लड़कों ने विवान और दीपक को भी अपने साथ खींच लिया। आनंद और वर्णित भी सबके साथ अपने जलवे बिखेरने लगे। अब अच्छा खासा माहौल बन गया था। एक पर एक गाने बजते जा रहे थे और रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। शिवाच भी अपने पापा के साथ सबके बीच झूम रहा था। रात तक मेहंदी भी पूरी हो जाती है। मेहंदी वाले ने सभी के हाथ पैर पर मेहंदी लगा दी थी। उद्भव सिंह शिवांगी को खाना खिलाते हुए उससे बातें कर रहे थे। आज अच्छांश शिवांगी से बात भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शिवांगी के हाथों में मेहंदी लगी थी और वो मोबाइल नहीं चला पा रही थी। बाकी लड़कियां भी आज दिन में ज़्यादा आराम करने की वजह से अभी तक जगी हुई थी, जिस वजह से बालकनी में भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। विधि भी आज सारी लड़कियों को शिवांगी के देहरादून कॉलेज के बारे में बता रही थी। कैसे वो किसी से बात नहीं करती थी। दीपक फाइनल ईयर में कॉलेज में सबसे टॉप करने वाला लड़का था, लेकिन शिवांगी के आते ही उसकी पोजीशन सेकंड हो गई थी। सारी लड़कियां बातें करते हुए देर रात तक सोती हैं, जैसे तैसे आज की रात कटती है। सुबह होते ही आज पूरे बंगलों में धमाचौकड़ी मची हुई थी। शाम को बारात निकलनी थी, लेकिन बहुत सारी रस्में और तैयारी करने में ही टाइम का पता नहीं चल रहा था। इधर ब्यूटिशियन भी आ गई थी। उद्भव सिंह ने अपनी बेटी की शादी में कोई अरमान अधूरा नहीं छोड़ा था। हवेली में नीलम और सुरेंद्र उदास बैठे हुए थे। आज अपनी वजह से ही अपने घर के बच्चे की शादी में उन्हें नहीं बुलाया गया था। आज वो बहुत ही अकेला फील कर रहे थे, लेकिन खुशी थी कि उनके बच्चे उन लोगों के जैसे नहीं हैं। तभी अस्मिता जी का फ़ोन आया और उन्होंने उन दोनों को बुलाया। दोनों फ़ोन पर ही अस्मिता जी से माफ़ी मांगते हुए रोने लगे। अस्मिता जी ने सारी बातें भूल कर दोनों को सम्मान के साथ आने को कहा। नीलम के पैर अब ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज लग रहा था सच्ची खुशी क्या होती है। जब हम परिवार के साथ होते हैं, परिवार हमारे साथ होता है, सुख दुख में ये परिवार हमारी ढाल बनता है और हम भी उनके लिए कुछ करते हैं, तो जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं।
नीलम अपने कुछ खानदानी ज्वेलरी जब वो शादी होकर आई थी और उनकी सास ने दिया था, उन सभी को गिफ्ट में तैयार कर जल्दी से तैयार होकर सुरेंद्र के साथ अच्छांश के बंगलों के लिए निकल जाती हैं। अच्छांश के नहाने के बाद जब सारी औरतें राई और जवाइन से नज़र उतार रही थी, तब अस्मिता जी ने नीलम को भी ये रस्म करने को कहा, लेकिन उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। अच्छांश बोला, चाची सास, जो हुआ उसे भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। ये सुनते ही नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाँ में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर अच्छांश का सर चूम लेती हैं। नंदिनी और आनंद भी अपने माँ बाप को देख खुश हो रहे थे, लेकिन वर्णित थोड़ा उदास हो गया था। अस्मिता जी वर्णित के सर पर हाथ फेरते हुए, अपने मामा के यहाँ जाकर मिल लेना, वे दोनों वहीं हैं, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं उन्हें नहीं बुला सकती हूँ। जो मेरे बेटे के मौत की दुआ कर रहे हैं, उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वर्णित अस्मिता जी के गले लगते हुए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता बड़ी माँ, मैं जानता हूँ उन लोगों ने जो किया है वो तो दुश्मन भी कोई नहीं करता। आप इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, हम हमेशा भाई के साथ रहेंगे। उद्भव सिंह बोले, अरे भाई, आप लोगों की रस्म हो गई हो तो जल्दी से बारात निकालने की तैयारी करें। सभी औरतें जल्दी जल्दी अच्छांश को उसके कमरे में भेजती हैं। बहनोई नहीं था, इसलिए सारे दोस्त ही अच्छांश को कपड़े पहनाने की रस्म करते हैं। अस्मिता जी अच्छांश को तलवार देकर उसका तिलक करती है। नंदिनी माथे पर पगड़ी बांधते हुए अपने नेक का डिमांड भी कर रही थी। अच्छांश उसके हाथ में एक नई मॉडल गाड़ी की चाबी रख देता है। नंदिनी तो आसमान में ही उड़ने लगी थी। तभी अच्छांश, गाड़ी अभी दे रहा हूँ, लेकिन चलाना 6 महीने बाद है, जब तुम पूरे 18 साल की हो जाओगी। नंदिनी बोली, ओके भाई, लेकिन तब तक सीख तो सकती हो ना। आनंद बोला, भाई इसे अभी गाड़ी चलानी नहीं आती, फिर भी इसके लिए गाड़ी, हम लोगों के लिए क्या। अच्छांश आनंद और वर्णित के हाथ में एक छोटा छोटा गिफ्ट बॉक्स रखते हुए, ये मेरी शादी का तोहफा तुम दोनों के लिए। उन दोनों बॉक्स में भी गाड़ी की चाबी थी। दोनों नंदिनी को चिढ़ाते हुए खुशी से उछलने लगते हैं। सभी औरतें जल्दी से अच्छांश को तैयार होने को कहती हैं। सारे दोस्त भी तैयार हो चुके थे। बाहर 7 घोड़े वाली बग्गी भी तैयार थी। अच्छांश एक बार शिवांगी को देखना चाहता था, लेकिन शिवांगी के कमरे में सारी लड़कियां डेरा जमाए हुए थीं। शिवांगी भी तैयार हो रही थी, इसलिए उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था। शिवाच शेरवानी पहने अपने पापा के गोद में चढ़ गया। अस्मिता जी दोनों बाप बेटे की आंखों में काजल लगाकर, कानों के पीछे काला टीका लगाकर फिर से नजर उतारती हैं। सभी अच्छांश के साथ बाहर दरवाजे पर आते हैं। 7 घोड़े वाली बग्घी खूबसूरती से तैयार थी। देखने वालों की भीड़ उमड़ी हुई थी। जयपुर और आसपास के क्षेत्र के जाने कितने लोगों की भीड़ आज जयपुर में जमा थी। मीडिया भी आज सारे न्यूज़ कवर कर रही थी। सारे दोस्तों के साथ आनंद, वर्णित और नंदिनी भी डांस कर रहे थे। आज लगभग जयपुर की पूरी सड़क सजाई गई थी। अस्मिता जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही थी और जयपुर के सड़कों से होते हुए लगभग 2 घंटे में फिर से बंगलों पर वापस आई। लेकिन अभी भी सारे दोस्त थके नहीं थे। सारे दोस्त दरवाजे तक पहुंचते ही अच्छांश को भी उठाकर अपने साथ ले आए और एक बार फिर से गाना बजा, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाज़ा। जैसे ही गाने के धुन शिवांगी और बाकी लड़कियों के कानों में पड़ी, सारी लड़कियां दौड़ते हुए ऊपर छत की तरफ भागी। विधि अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। शिवांगी उसकी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए, तुम भी जाओ। विधि ये सुनते ही दौड़कर उन लड़कियों के पीछे चली गई। अनिका शिवांगी इस प्रेगनेंसी की अनिका बोली, शिवांगी, इस प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हारी शादी खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पा रही। शिवांगी बोली, कोई बात नहीं, अभिनव और गरिमा की शादी भी होनी है और तब हम सब मिलकर अपने सारे अरमान पूरे कर लेंगे। अनिका बोली, ये तो ठीक कहा तुमने। तभी कमरे में अस्मिता जी और कुछ औरतें आती हैं। शिवांगी को देख अस्मिता जी अपने आंखों से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगाते हुए, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हैं आप। शिवांगी हल्का मुस्कुरा देती है। अच्छांश स्टेज पर बैठा बेसब्री से शिवांगी का इंतजार कर रहा था। सारी लड़कियां फिर नीचे आकर शिवांगी को बाहर ले जाने के लिए तैयार होती हैं। अनिकेत, कुणाल, मधुर और विवान कमरे के अंदर आते हैं। खूबसूरत फूलों की चादर के चारों कोनों को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। अस्मिता जी अनिका को संभाल कर पीछे के रास्ते से गार्डन की तरफ लाकर सोफे पर बैठा देती हैं।
कुणाल की मम्मी वहीं बैठकर उसका ध्यान रखने लगती है। इधर शिवांगी बाकी लड़कियों के साथ फूलों की चादर के नीचे आते हुए अपने कदम बढ़ाती है। फोटोग्राफर सारी तस्वीरों को खूबसूरती से कैप्चर करते जा रहे थे। बाहर मीडिया भी हर चीज़ को कवर कर रही थी। शिवांगी जैसे ही एंट्री गेट पर पहुंचती है, अच्छांश की नज़रें झपकना भूल जाती है। शिवांगी की धड़कनें भी बेतहासा धड़क रही थी। इतनी भीड़ को महसूस करते हुए उसकी नज़र चाहकर भी ऊपर नहीं उठ पा रही थी। शिवाच्छा अपने मम्मा को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अच्छांश सीढ़ियाँ उतरते हुए शिवांगी के पास आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। शिवांगी भी अपने मेहंदी भरे हाथ अच्छांश के हाथों में रख देती है। दोनों के लिए ही यह बेहद खूबसूरत एहसास था। दोनों पति पत्नी थे, यहाँ तक कि दोनों की मोहब्बत शिवाच्छ के रूप में मौजूद थी। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने दोनों का रिश्ता आया था। इस भीड़ में कुछ आंखें हैरानी और दुख से शिवांगी को देख रही थी। ये और कोई नहीं, शिवांगी की फैमिली थी। रंजीत कपूर, राखी कपूर और उनके तीनों बच्चे। संजीता और संकल्प को तो न्यूज़ में सुनकर ये लगा था कि ये कोई दूसरी शिवांगी होगी, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उन्हें शौक लगा था। अच्छांश शिवांगी को लेकर ऊपर स्टेज पर आता है। स्टेज की भव्यता दूर से ही नजर आ रही थी। स्टेज तक आने के लिए जो रास्ता बनाया गया था, उसके दोनों तरफ खड़े छोटे छोटे बच्चे दोनों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। शिवाच्छा अपने पापा के गोद में अपनी आंखें टिमटिमाते हुए ये सब देख रहा था। पूरी भीड़ आज अपने महाराज को महारानी के साथ देख रही थी और बहुत खुश भी थी। दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। स्टेज पर अनिकेत शिवाच्छ को अपनी गोद में ले लेता है। दो छोटी छोटी बच्चियां खूबसूरत थाल में वरमाला लेकर आती हैं। शिवांगी अपने हाथों में वरमाला लेकर जैसे ही अच्छांश की तरफ बढ़ती है, अच्छांश अपनी गर्दन झुका देता है। पूरी भीड़ तालियां बजाने लगती है। शिवांगी मुस्कुराते हुए अच्छांश के गले में वरमाला डाल देती है। अच्छांश भी शिवांगी को वरमाला पहनाता है। बहुत देर तक सभी दोस्त रिश्तेदार तस्वीरें खिंचवाते हैं। उसके बाद शिवांगी लड़कियों के साथ फिर से अपने कमरे में आ जाती है। अच्छांश भी स्टेज पर बैठा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। पंडित जी शादी की तैयारियां देख रहे थे। अस्मिता जी और उद्भव जी भी उनके साथ ही थे। मौका देखकर रंजीत गुप्ता बंगलों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छांश की हायर बॉडीगार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। साथ में अच्छांश को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। अच्छांश कुणाल को भेजकर मामला देखने को कहता है। कुणाल अनीस के साथ आकर रंजीत कपूर को धमकी देते हुए शिवांगी और अच्छांश की ज़िंदगी से दूर रहने के लिए कहता है। रंजीत भी अब समझ गए थे कि उन्होंने जो किया है उसका फल भोगने का टाइम आ गया है। नौकरी से निकाल जाने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। अच्छांश ने हर जगह उनको बैन कर दिया था, यहाँ तक कि उनका घर और जो भी संपत्ति थी उन सब पर फ्रॉड केस लगा दिया था। पहले तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन जब न्यूज़ में अच्छांश और शिवांगी की बातें आई तो उन्हें शक होने लगा। वो आज शादी में यही पता करने आए थे कि ये वही शिवांगी उनकी बेटी है या कोई दूसरा। लेकिन यहाँ पर शिवांगी को देख वो एक बार उससे मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन अच्छांश के होते अब ये पॉसिबल नहीं था। कुछ देर बाद अच्छांश मंडप पर बैठा हुआ था। पंडित जी कुछ विधियां करवा रहे थे। कुछ देर में शिवांगी को भी बुलाया गया। शिवांगी के आते ही कन्यादान की रस्में शुरू हुई। उद्भव सिंह की आंखों में नमी आने लगी। वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोले, कल्याणी देखो, आज हम अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। तुम भी मेरा साथ दो और प्रार्थना करो कि अगले जन्म में हम दोनों पति पत्नी फिर से मिले। और हाँ, अपने भगवान से बोल देना कि अब तुम बीच सफ़र में छोड़कर नहीं जाओगे, और उनसे कहना कि अगले जन्म में शिवांगी तुम्हारी कोख से पैदा हो। शिवांगी उद्भव सिंह की हालत समझ रही थी। जिस कल्याणी जी को उसने कभी नहीं देखा था, उन्हें जब वो इतना मिस करती है तो उद्भव सिंह कितना याद करते होंगे। धीरे धीरे विवाह की रस्में संपन्न होती जा रही थी। शिवांगी और अच्छांश अपनी शादी के उन फेरों को याद कर रहे थे जो उन्होंने मंदिर में लिए थे। जैसे ही पंडित जी ने फेरों के लिए दोनों को उठने को कहा, अच्छांश उठकर खड़ा होते हुए शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बाकी लड़कियों ने उसके लहंगे को थोड़ा ठीक किया। शिवांगी अच्छांश का हाथ पकड़कर जैसे ही उठकर खड़ी हुई, अच्छांश झुकते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शिवांगी के मेहंदी भरे हाथ और पैरों की पौजें पूरे माहौल में सरगम के जैसे छनक उठी।
सारे दोस्त सीटियां बजाते हुए शोर करने लगे। शिवांगी की पलकें हया से झुक गई थी, चेहरा गुलाबी हो गया था। उसके दोनों हाथ अच्छांश के कंधे से होते हुए गर्दन में फंस गए थे। सभी दोनों के ऊपर फूल बरसा रहे थे और उनके बीच अच्छांश शिवांगी को गोद में उठाए फेरे ले रहा था। फेरे पूरे होने के बाद अच्छांश शिवांगी को आराम से बैठाता है। पंडित जी सिंदूरदानी से सिंदूर निकाल कर शिवांगी की मांग में भरने को कहते हैं। अच्छांश शिवांगी की मांग भरता है, फिर मंगलसूत्र शिवांगी के गले में पहनाता है। पंडित जी के विवाह संपन्न की घोषणा करते ही सभी दोस्त अच्छांश से गले मिलते हैं। लड़कियां भी शिवांगी को बधाई देती हैं। अस्मिता जी, नीलम और बाकी औरतें जैसे ही दोनों को लेकर घर के मंदिर में जाने को होती हैं। अच्छांश की मोजड़ी गायब थी। अच्छांश सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए, क्या डिमांड है? गुंजन सारे लड़कों को देखते हुए, कुछ सीखो अपने दोस्त से। कुणाल बोला, सीखना क्या है, दोस्त तो हमारा ही है। गरिमा बोली, तो जीजू हम लोग भी सीधे मुद्दे पर आते हैं, हम सभी को 1-1 लाख का चेक दे दीजिए। अनिकेत बोला, अरे बाप रे, एक काम करो, तुम सब कंपनी ही अपने नाम करा लो। गरिमा बोली, ओके, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। मधुर कुणाल अनिकेत को पीटते हुए, तू तो और लुटवा दे। अच्छांश बोला, कुणाल सभी लड़कियों के अकाउंट में 1-1 लाख ट्रांसफ़र कर दो। ये सुनते ही सारी लड़कियां खुशी से उछलने लगी। सारे लड़के मुंह बनाते हुए, जितने भी लूटने की रस्म है सब लड़कियों के लिए ही है। अस्मिता जी हंसते हुए, चलो अब मंदिर में भी कुछ रस्म करनी है। लड़कियां अच्छांश के सामने लाकर जूते रख देती हैं। अच्छांश और शिवांगी जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, शाही अंदाज में शिवांगी का गृह प्रवेश होता है। अच्छांश शिवांगी को फिर से अपनी बाहों में उठाकर मंदिर में लेकर आता है। दोनों भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ते हैं। वहाँ पर भी कुछ रस्में कराई जाती हैं। इन सबको करते हुए सुबह के 5 बज चुके थे। अस्मिता जी अच्छांश और शिवांगी को कमरे में आराम करने के लिए भेजती हैं। बाकी लड़कियां भी अब बहुत थक गई थी, सभी आराम करने आ जाते हैं। बाहर के गेस्ट सभी अपने अपने घर चले गए थे। अच्छांश शिवांगी को बेड पर बैठाते हुए दरवाज़ा बंद करके आता है। शिवांगी के चेहरे पर नींद और थकान साफ साफ नजर आ रही थी। अच्छांश शिवांगी के पास बैठते हुए, पहले चेंज कर लीजिए, नहीं तो अच्छे से नींद नहीं आएगी। शिवांगी उसके सीने से लगते हुए, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, प्यास भी लग रही है। अच्छांश शिवांगी के सर पर से चूनर हटाकर धीरे से उसका मांग टीका उतार कर रख देता है। कानों से झुमके उतारते हुए, इतना भारी पहनने की क्या ज़रूरत थी, दोनों कान लाल हो गए हैं। शिवांगी तो आधी नींद में चली गई थी। अच्छांश के सीने से लगते ही उसे सुकून मिल गया था। अब उसे ना किसी चीज़ की चिंता थी, ना कोई डर। अच्छांश बोला, बीबी अभी प्यास लगी थी ना आपको, पहले पानी पी लीजिए। कहते हुए वो टेबल पर से पानी उठाकर पहले शिवांगी को पानी पिलाता है। शिवांगी बेड पर लेटते हुए, अब मुझे सोने दीजिए। अच्छांश मुस्कुराते हुए अलमारी से कपड़े निकालने लगता है। थोड़ी देर में ही वो चेंज करके शिवांगी के पास आता है। शिवांगी गहरी नींद में सो चुकी थी। अच्छांश उसे अपने बाहों में लेते हुए उसका नेकलेस उतारता है, फिर अपने साथ लाए हुए सूखे पाउडर को उसके पूरे गर्दन और कानों पर लगाता है, जहाँ पर लाल लाल रेसेस हो गए थे। दुपट्टा से पिन खोलकर हटाकर एक तरफ रख देता है। हाथों से बड़ी बड़ी अंगूठियां और सोने के कंगन और कुछ चूड़ियां भी उतार कर टेबल पर रख देता है। लेकिन अभी भी शिवांगी का पहना हुआ लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी था। अच्छांश अलमारी से अपना एक शर्ट लाकर शिवांगी का कपड़ा भी चेंज कर देता है। अब वो भी शिवांगी को आराम से बाहों में लेकर लेट जाता है। शिवाच्छ नीचे अस्मिता जी के साथ कमरे में सोया था। थोड़ी देर में ही अच्छांश भी गहरी नींद में सो जाता है। दिन के 10 बजे दरवाजे पर होती दस्तक से अच्छांश की नींद खुलती है। शिवांगी भी खसमसाते हुए उठ जाती है। अच्छांश उसके सर को चूमते हुए, मैं देखता हूँ। अच्छांश उठकर दरवाज़ा खोलता है। बाहर नंदिनी थी। वो एक थाल जिसमें कपड़े और जेवर और श्रृंगार का सामान था अच्छांश को देते हुए, बड़ी माँ ने भाभी सा के लिए भेजा है, आप भी तैयार होकर नीचे आ जाइए। अच्छांश थाल लेकर दरवाज़ा बंद करते हुए शिवांगी के पास आता है। शिवांगी भी अब पूरी तरह से जग गई थी। अच्छांश थाल बेड पर रखते हुए, माँ ने भिजवाया है, चलकर नहा लीजिए, फ्रेश फील होगा। शिवांगी भी हाँ में सर हिलाते हुए बेड से उतरती है। अच्छांश के वाइट सर में इस वक्त शिवांगी बहुत आकर्षक लग रही थी।
अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। शिवांगी हड़बड़ाते हुए, क्या कर रहे हैं, बाहर लेट हो जाएगा। अच्छांश शिवांगी को लेकर वॉशरूम में आते हुए, पूरे 3 दिन आपसे दूर रहा हूँ। शिवांगी अपनी आंखें हैरानी से फैलाते हुए, कुंवर साहब झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अच्छांश चौंकते हुए, क्या कहा अभी आपने। शिवांगी अपने बाहों को उसके गर्दन में अच्छे से डालते हुए, वही जो आपने सुना। अच्छांश बोला, लेकिन मैं कोई कुंवर सा नहीं हूँ, मुझे इन सब से दूर रहना है। शिवांगी बोली, आपकी मर्जी, लेकिन आप मेरे कुंवर सा तो हैं। अच्छांश मुस्कुराते हुए उसके साथ बाथटब में आ जाता है। शिवांगी उसके गर्दन पर अपने होठों से चूम लेती है। अच्छांश अपने हाथ शिवांगी के कमर पर फिसलाते हुए अपने एक हथेली से शिवांगी का चेहरा ऊपर कर उसके होठों को लॉक कर देता है। थोड़ी देर में ही दोनों नहाकर बाहर आते हैं। शिवांगी अस्मिता जी द्वारा भेजी हुई ड्रेस पहनती है। वो एक खूबसूरत राजस्थानी रॉयल लहंगा था। अच्छांश भी तैयार होने के बाद शिवांगी की तरफ देखता है। शिवांगी कानों में झुमके पहन रही थी। अच्छांश उसे रोकते हुए अलमारी से एक डायमंड का सेट निकालकर उसके कानों में पहना देता है। देखने में छोटे छोटे टॉप्स, लेकिन उसकी शाइनिंग इतनी कि आंखें चौंधिया जाती हैं। अच्छांश शिवांगी के गले में नेकलेस पहनाकर उसके गर्दन पर चूम लेता है। शिवांगी ने बाल नहीं धोए थे, इसलिए सिंदूर अभी भी मांग में पूरी तरह चमक रहा था। तैयार होने के बाद शिवांगी अच्छांश के साथ कमरे से बाहर आती है। दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। शिवाच शिवांगी की गोद में चढ़ते हुए, मम्मा आप कहाँ थे। शिवांगी उसके गालों को चूमते हुए, हम तो कमरे में ही थे, आपने कुछ खाया। शिवाच बोला, हाँ मैंने खीर खाया। अस्मिता जी बोली, परेशान मत होइए, अभी थोड़ी देर पहले ही जगा है। अभी भी कुछ रस्में बाकी थी, जिन्हें करने के बाद अच्छांश शिवाच को लेकर अपने दोस्तों के साथ बाहर आकर सारे काम का जायजा लेने लगता है। शिवांगी को सारी लड़कियां लेकर कमरे में आ जाती हैं। दोपहर को मुंह दिखाई की रस्म कर ली जाती है। शादी यहीं पर होने की वजह से रिसेप्शन नहीं हो रहा था। घर आए हुए मेहमान शाम तक विदा हो जाते हैं। अब पांचों दोस्त, उनकी पत्नी, विवान और गरिमा थे। दीपक विधि को लेकर अपने घर चला गया था। बाकी दोस्त के मम्मी पापा भी अपने अपने घर आ गए थे। नीलम और सुरेंद्र जी भी हवेली आ गए थे। आनंद, वर्णित, नंदिनी अभी वहीं पर थे। सभी आज ज़्यादा आराम ही कर रहे थे। शाम के समय बचे हुए सभी मेहमानों के जाने के बाद सारे दोस्तों ने उनकी फर्स्ट नाइट के लिए उनके कमरे को गुलाब और रात रानी फूलों से डेकोरेट किया। दीवारों पर सिंथेटिक रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में पर्दे और उस पर लटकते पतले पतले तारों में छोटा छोटा बल्ब, जो बिल्कुल जुगनी की तरह दिख रहे थे। टेबल पर लेवेंडर की खुशबू लिए कैंडल पूरे रूम को एक अलग ही लुक दे रहा था। सारे दोस्त लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद अपने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ते हुए चमकते चेहरे से एक नज़र पूरी डेकोरेशन को देख कमरे से बाहर आकर कमरे को लॉक कर देते हैं। अच्छांश अभी भी अपनी नींद पूरी करने में लगा था। उसकी नींद अस्मिता जी के जगाने से खुली। सभी डिनर करने के बाद कुछ देर हॉल में बैठकर बातें करने लगे। सारी लड़कियां शिवांगी को उसके कमरे में लेकर आई। शिवांगी तो पूरे कमरे का बदला हुआ लुक देखकर हैरान हो गई। गुंजन और खुशबू शिवांगी का हाथ पकड़ ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसे तैयार करने लगी। शिवांगी बोली, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। नंदिनी बोली, भाभी साहब आप भूल गई क्या, आज आपकी फर्स्ट नाइट है। शिवांगी छेपते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल आप लोग रहे हो कि अब हमारा एक बेटा भी है। अनिका हंसते हुए, वो आज भूल जा, आज शादी हुई है तो ये नाइट ही फर्स्ट नाइट होगी। लेकिन रात को मैं जीवन पहनकर कैसे सोऊंगी यार, बहुत नींद आ रही है। शिवांगी बोली। कोमल हंसते हुए, आज नींद तो भूल ही जा, आज अच्छांश भाई तुम्हें सोने देंगे तब सोओगी ना। ये सुनते ही शिवांगी के कान और गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अब वो चुपचाप तैयार होने लगती है, क्योंकि इन लोगों से कुछ भी कहने का मतलब नहीं था और ज़्यादा अच्छांश के नाम से छेड़ना। शिवांगी को तैयार करने के बाद गुंजन अपने दिल पर हाथ रखते हुए, यार आज तो अच्छांश गया, अगर हम लोग लड़के होते तो सच में तुझे भगा कर ले जाते। नंदिनी बोली, भगाते तब ना जब मेरे भाई साहब परमिशन देते। सारी लड़कियां शिवांगी को बेड पर बैठाते हुए अपना अपना एडवाइस दे रही थी। बिना गिफ्ट लिए घूंघट नहीं उठाना है, अगर गिफ्ट पसंद नहीं आए तो पास नहीं आने देना है। ऐसे ही तरह तरह की बातें करते हुए सब अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही थी। तभी दरवाजे पर आहट होती है।
नंदिनी जल्दी से दौड़कर दरवाजे पर जाकर खड़े होते हुए, रुकिए रुकिए भाई साहब, ये शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ कहाँ जा रहे हैं? सारे लड़के मुंह बनाते हुए, आ गई लड़कियों की गैंग फिर से लूटने। नंदिनी अपने कमर पर हाथ रखते हुए, हमें पता नहीं था लड़के इतने कंजूस होते हैं। अच्छांश मुस्कुराते हुए, अब क्या चाहिए? नंदिनी बोली, आपके वॉलेट में जो पैसे हैं उतने से काम बन जाएगा। अच्छांश अपना पर्स निकाल कर उसके हाथों में देते हुए, नंदिनी सारे पर्स निकाल पर्स अच्छांश के हाथों में रख देती है। अब आप जा सकते हैं कहते हुए रास्ता छोड़ देती है। अच्छांश अंदर आते हुए चारों तरफ एक नज़र देखता है। शिवांगी को बेड पर बैठा देख होठों पर मुस्कान आ जाती है। पतली झीनी चुनर से शिवांगी का चेहरा अच्छांश को अपनी तरफ खींचने लगा। अच्छांश दरवाज़ा लॉक कर बेड की तरफ कदम बढ़ा देता है। बाहर नंदिनी सभी लड़कियों में पैसे बांट सोने चली जाती है। अंदर कमरे में अच्छांश शिवांगी के पास आकर बैठते हुए उसके हाथ पर अपने हाथ रख देता है। शिवांगी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छांश शिवांगी का घूंघट हटाते हुए, बीबी लोग आंखों में डूबने की बात करते हैं, हम तो आपकी झुकी पलकों पर भी अपना जानिसार करते हैं, कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए शिद्दत से उसके माथे को चूम लेता है। शिवांगी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर लपेट देती है। अच्छांश उसकी झुकी पलकों को चूमने के बाद नथ निकालते हुए, मुझे तो अब इन गहनों से भी जलन होने लगी है, मेरे हक पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। शिवांगी बोली, तो अपना हक से लीजिए, इन बेजान चीज़ों में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं। आपकी आगोश में मदहोश हो जाऊं, इससे ज़्यादा मेरी भी कोई चाहत नहीं। अच्छांश अपनी उंगलियों से धीरे धीरे शिवांगी के माथे से चूनर हटाकर उसके कानों के झुमके खोलते हुए, मेरी सारी खुशी, मेरे सारे सपने, चाहत सब आपसे है, हमारी मोहब्बत सिर्फ आपसे है। शिवांगी बोली, मैं भी केवल आपकी हूँ, मेरी वफाए मोहब्बत बस इतनी ही है कि आपसे दूर होने पर भी मेरे वजूद में केवल आप शामिल हैं। अच्छांश उसके कानों पर चूमते हुए, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। अच्छांश शिवांगी का नेकलेस उतार उसके गर्दन पर अपने होठ रखते हुए, शिवाच्छ कहाँ है? शिवांगी हड़बड़ाते हुए, मुझे नहीं पता, मैं तो नीचे माँ के कमरे में थी, वो बाहर ही खेल रहा था, मैंने डिनर भी माँ के कमरे में ही अनिका के साथ किया। अच्छांश बोला, डिनर के समय तो मेरे साथ ही था, फिर डैड उसे हाथ मुँह धुलाने के लिए ले गए थे। शिवांगी बोली, मैं देखती हूँ। अच्छांश बोला, आप बैठिए, मैं कॉल करके पूछता हूँ, कहते हुए वो मोबाइल लेकर उद्भव सिंह को कॉल करता है। उधर से वो बताते हैं कि शिवाच्छ उनके पास सो रहा है। शिवांगी बोली, डैड कहीं रात में उठ जाएगा तो फिर आपको तंग करेगा। उद्भव सिंह बोले, अगर तंग करेगा तो मैं पहुंचा दूंगा, अभी रहने दो, कहते हुए कॉल कट कर देते हैं। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए, हम यहीं हैं, अगर रात में उठेगा तो हम ले आएंगे। शिवांगी हाँ में सिर हिला देती है। अच्छांश फिर से उसके करीब होते हुए उसे लेकर लेट जाता है। उसके आगे का दुपट्टा हटाकर कंधे पर अपने होठ रखते हुए शिवांगी पूरी तरह से अच्छांश में सिमट जाती है। गुजरते वक्त के साथ दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोते जा रहे थे। बाहर आसमान में निकले चाँद और तारे भी अपनी चमक बिखेर रहे थे और अंदर अच्छांश और शिवांगी अपनी मोहब्बत की खुशबू बिखेर रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। शिवांगी उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी और वो उसे एकटक देखे जा रहा था, जैसे अपनी आंखों में समा लेगा। उसे याद आ रहा था जब पहली बार शिवांगी के करीब आया था। समय की कमी की वजह से शिवांगी को उतने दर्द में भी उसे अकेले छोड़ना पड़ा था। ये याद आते ही वो फिर से अपनी आंखें खोलते हुए शिवांगी को देखने लगता है। शिवांगी के चेहरे पर इस वक्त सुकून पसरा हुआ था, होठों पर एक मीठी सी मुस्कान छाई हुई थी जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अपने अच्छांश के करीब है। अच्छांश धीरे से अपना गर्दन झुकाकर उसके होठों को चूमते हुए, इस चीज़ के लिए मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा खुद को। उस दिन की मेरी बेताबी आपके लिए कितनी दर्द भरी होगी मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो इसका एहसास तब हुआ जब आप गाड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। काश उसी वक्त आपको लेकर यहाँ आ जाता। मुझे पूरा यकीन है उस दिन आपने घर पर भी आराम नहीं किया होगा और उसी शाम को आपके इस जिस्म के साथ आपकी रूह भी तड़पी होगी। समझ नहीं आता उस दिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस दिन हमारे बीच सारी दूरी मिट गई थी, लेकिन अगले दिन ही ऐसी दूरी आ गई थी जिसे भरने की उम्मीद भी मेरी टूटने लगी थी।
सारी बातें सोचते हुए शिवांगी के चेहरे को बार बार चूमे जा रहा था। शिवांगी उसके सीने में अपना चेहरा झुसाते हुए, कुंवर साहब सोने दीजिए ना। अच्छांश बोला, एक बात बताएंगी? शिवांगी बोली, मुझे नींद आ रही है। अच्छांश बोला, बस इसका जवाब दे दीजिए, फिर आराम से सोइएगा, नहीं तंग करूँगा। शिवांगी बोली, अच्छांश बोला, आपको याद है जब हमने उस दिन शादी की थी और अपने बीच की सारी दूरियों को ख़त्म किया था? अच्छांश बोला, तो आपने घर जाकर आराम किया था? शिवांगी बोली, नहीं ना, सुबह हो गई थी, अगर आराम करने लगती तो लेट हो जाता, फिर मम्मी डांटती। अच्छांश उसके सर को सहलाते हुए अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे उसकी कमर दबा रहा था। शिवांगी की बातें सुन अपनी आंखें बंद करते हुए, अब कोई नहीं डांटेगा बीबी, आप आराम से सोइए। शिवांगी बोली, जानती हूँ, अब आप हमारे पास हैं ना, अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छांश मुस्कुराते हुए, मैं खुद अब कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप कभी नाराज़ भी होंगी और मुझे कमरे से बाहर निकालेंगे ना, तो आपको लेकर निकलूंगा। शिवांगी मुस्कुराते हुए खामोशी से पूरी तरह से नींद की वादियों में उतर गई थी। अच्छांश भी अब आराम से सो रहा था। अगली सुबह अच्छांश शिवांगी चैन से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, तभी दोनों के कानों में शिवांश के रोने की आवाज़ आई, जिसकी आवाज़ सुनते ही शिवांगी हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करती है। तभी अच्छांश शिवांगी को रोकते हुए, मैं देखता हूँ। अच्छांश जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाल कर पहनते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, शिवांश को रोते देख जल्दी से गोद में उठाता है। वो चारों तरफ देखता है तो उद्भव सिंह अपने कमरे में जा रहे थे। अच्छांश समझ जाता है कि उन्होंने ही शिवांश को यहाँ पर रखा है, लेकिन अच्छांश शिवांगी अनकंफर्टेबल ना हो इसलिए वो दरवाजे से थोड़ी दूर हट गए थे। अच्छांश शिवांश को चुप कराते हुए दरवाज़ा बंद कर अंदर लेकर आता है। अभी सुबह के 6 बज रहे थे, इसलिए सब अभी सो ही रहे थे। अब कोई मेहमान नहीं था, इस वजह से किसी को हड़बड़ी भी नहीं थी। शिवांगी को देख शिवांश उसकी गोद में आ जाता है। शिवांगी उसे चुप कराते हुए, मम्मा यहीं पर है बेटू। शिवांश बोला, आपने मुझे फिर नानू के पास छोड़ दिया था। शिवांगी बोली, नहीं तो, वो तो आप ही नींद में थोड़ी देर पहले नानू के पास जाने की जिद कर रहे थे। शिवांश बोला, लेकिन मुझे आपके पास सोना है, पापा हमेशा आपके पास सोते हैं, आप उन्हें नहीं भगाते। अच्छांश मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपकी मम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। शिवांश अपने होठ निकाल गुस्से से अच्छांश को घूरते हुए, मम्मा मेरी हैं, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। शिवांगी अपनी हथेलियों से उसका चेहरा पोंछते हुए, हाँ मम्मा अपनी जान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, पापा इसी तरह मेरे बच्चे को चिढ़ा रहे हैं। शिवांश खुश होकर शिवांगी के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए सो जाता है। अगली सुबह सभी आराम से 9-10 पर उठते हैं। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। शिवांगी भी उठकर फ्रेश होती है। अच्छांश शिवांश को लेकर बाहर आ गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद विवान और गरिमा देहरादून के लिए निकलते हैं। शिवांगी बोली, आप दोनों 5 दिन बाद डायरेक्ट दिल्ली आ जाइएगा, मैं यहीं से पहुंचूंगी। गरिमा बोली, लेकिन मैम आप हनीमून पर भी तो जाएंगी। शिवांगी गरिमा को घूरते हुए, जो कहा है वो कीजिए। अनिकेत जी, इन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचा दीजिए। विवान बोला, मैम उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। अनिकेत बोला, मैं पहुंचा दूंगा। सबके कहने पर गरिमा और विवान भी मना नहीं कर पाते। अनिकेत उन्हें छोड़ने चला जाता है। उद्भव सिंह बोले, सीवी गरिमा ठीक कह रही है, इस वक्त तुम लोगों को कहीं घूमने जाना चाहिए। शिवांगी बोली, डैड चले जाएंगे, बस 5 दिन की बात है। अच्छांश बोला, डैड शिवांगी ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की है तो पहले ये ख़त्म हो जाने देते हैं। अस्मिता जी बोली, चलो ठीक है, तब तक तुम लोग अपना कोई जगह देखकर टिकट बुक कर लो। अच्छांश बोला, माँ हम लोग देहरादून चलेंगे और आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। अस्मिता जी बोली, चुपचाप तू केवल बहू को लेकर जा और देहरादून नहीं किसी और जगह, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कुणाल बोला, अच्छा आंटी सही कह रही हैं, हम लोग यहाँ हैं ना। सबकी जिद की वजह से अच्छांश शिवांगी को भी उनकी बात माननी पड़ती है। सारे दोस्त अपनी वाइफ के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। अच्छांश सबके साथ हाल में बैठा बातें कर रहा था। शिवांश भी वहीं खेल रहा था। तभी अच्छांश का मोबाइल पर अननोन नंबर से फ़ोन आता है। अच्छांश कॉल रिसीव करते हुए जैसे ही बात करता है, उधर की बातें सुन थोड़ा परेशान हो जाता है। कॉल रखने के बाद अस्मिता जी बोली, क्या बात है?
अच्छांश बोला, माँ वो सताक्षी की कम उम्र होने की वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं लगा है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। अस्मिता जी बोली, जाने अब ये लड़की क्या करेगी। अच्छांश बोला, राघवेंद्र सिंह रघुवंशी पर मर्डर और जालसाजी का केस लगा है, अभी कोर्ट ने अगली तारीख दी है। उन्हें पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। उनकी तरफ से कोई भी वकील खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, ना ही बाहर से अब कोई सपोर्ट है। आई होप जल्दी केस खत्म होकर उनकी सज़ा सुनाई जाए। अस्मिता जी बोली, अब उनकी कोई चर्चा इस घर में नहीं होगी। बस अब इस लड़की पर नज़र रखना, मुझे अब अपने परिवार पर कोई खतरा नहीं चाहिए। अच्छांश बोला, हो जाएगा माँ, अब परेशान मत होइए। शिवांगी किचन से आते हुए, क्या हुआ। अच्छांश बोला, कुछ नहीं, सोच रहा था थोड़ा ऑफिस होकर आता हूँ। शिवांगी बोली, ओके। एक बात कहनी थी, वो कंपनी के पेपर जो मेरे नाम से बने थे मैंने उसे फाड़ दिया है। अच्छांश हैरान होते हुए, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी। देवेंद्र सिंह वाला पेपर फाड़ने से सब कुछ पहले जैसा तो हो गया था, और ऑनर का क्या है, आपके पास है या मेरे। शिवांगी बोली, ये बिजनेस है और मैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन और होटल का बिजनेस करती हूँ। जितना मेरे नाम से होगा इनकम टैक्स हमें उस हिसाब से चार्ज करना होगा। अच्छांश बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उद्भव सिंह बोले, हमारी बेटी की यही बिजनेस स्किल के हम कायल हैं। जहाँ लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, ये उन बातों को भी इतना इम्पोर्टेंट बना देती हैं। शिवांगी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, सभी अपने आप में काबिल होते हैं। अस्मिता जी बोली, अच्छा, मुझे सच में अब बहुत अफसोस होता है। काश तू एक बार शिवांगी के बारे में मुझे पहले बताया होता, मुझसे मिलवाया होता। मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। अच्छांश और शिवांगी अस्मिता जी के दोनों साइड से गले लगते हुए, माँ, जैसे सोने को निखरने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह किसी भी रिश्ते को मजबूत होने के लिए ऐसे कुछ तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। जो भी हुआ, अब उन सभी बातों को भूल जाइए। हम लोग जानते हैं कि आपने ना जानबूझकर कुछ किया, ना ही आपके दिल में कोई खोट था। फिर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है, और जो लोग सच में गुनाहगार हैं वो अपनी सज़ा पा रहे हैं। पूरा सिसोदिया और मल्होत्रा परिवार बर्बाद हो गया है। वे लोग अब हमारे कैद में रात दिन मौत की दुआ मांग रहे हैं। कपूर परिवार सड़क पर आ गया है। जिस 50 लाख के लिए उन्होंने अपनी बेटी को कैरेक्टरलेस साबित किया था, अब उस 50 लाख का 50 पैसा भी उनके पास नहीं है। मिस्टर राघवेंद्र सिंह रघुवंशी भी अपनी सज़ा भोग रहे हैं। देवेंद्र सिंह और साक्षी को भी सज़ा के साथ एक सीख मिल गई है। अब इन सब बातों में अपना मन दुखी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, ठीक है, अब उन लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी, लेकिन तुम लोग भी अब अपनी फैमिली थोड़ा बढ़ाओ। शिवाच्छ तो है ही, अब एक हमारी पोती भी ला दो। शिवांगी चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अच्छांश हंसते हुए, अब ये सब तो आपकी बहू के हाथ में है, मैं तो खुद कब से अपनी राजकुमारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। सभी हंसते हुए फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। अच्छांश कमरे में आता है तो शिवांगी को लैपटॉप पर काम करते देख बिना डिस्टर्ब किए तैयार होकर ऑफिस का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे सताक्षी के बारे में पता करना था। वो बाहर निकलते ही पुलिस इंस्पेक्टर दीपक को फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाता है। दीपक भी अपने सारे काम निपटाने के बाद अच्छांश के ऑफिस के लिए निकल जाता है। अच्छांश के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। ऑफिस में सारे काम का जायज़ा लेने के बाद अपने केबिन में बैठा कुछ गाड़ियों का मॉडल डिज़ाइन करने लगा। लगभग 2 घंटे बाद दीपक भी वहीं पहुंच गया था। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही कॉल करके बताया, अच्छांश ने उसे अंदर भेजने को कह दिया। दीपक केबिन में आते हुए, गुड आफ्टरनून, क्या बात है, आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया। अच्छांश बोला, पहले बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीपक के बैठने के बाद अच्छांश 2 कप कॉफ़ी मंगवाता है। अच्छांश बोला, जैसा कि मैंने पहले बताया, राघवेंद्र सिंह सूर्यवंशी जेल से बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। दीपक बोला, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारे सबूत हम लोगों को मिल चुके हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हम मिस सताक्षी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा पाए, क्योंकि उन मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं था। बस उन्होंने एक फ्रॉड केस किया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से थोड़ा जुर्माना भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनमें हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छांश बोला, उसे मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात भी करनी है। दीपक कंफ्यूज होते हुए, पर्सनल।
अच्छांश बोला, मुझे वीर रंधावा के बारे में सब जानना है। आपने उस दिन बताया था कुछ। ये सुनते ही दीपक मुस्कुराते हुए, मतलब आपको शिवांगी पर विश्वास नहीं है? अच्छांश थोड़ा सख्त आवाज़ में, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि मेरी पत्नी पर मुझे कितना विश्वास है। दीपक विधि के मुँह से सारी सच्चाई जान चुका था, इसलिए अब सारी बातें उसे भी पता थी। अच्छांश बोला, जितना पूछा है मुझे उतने का जवाब चाहिए। दीपक बोला, मिस्टर सूर्यवंशी, वीर रंधावा देहरादून के पूर्व सीएम का बेटा है। हम लोग फाइनल ईयर में एक साथ पढ़े हुए हैं। उसी फाइनल ईयर में शिवांगी का एडमिशन हुआ था। मैं हर साल अपने क्लास में टॉप करता था, लेकिन पहली बार शिवांगी के आने से क्लास टेस्ट में ही मुझे सेकंड नंबर मिला। हमेशा से टॉप आने वाला लड़का अचानक से सेकंड आ जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आया होगा। मुझे लगा कि शिवांगी शायद कोई बड़े घर की बेटी है, तभी तो लास्ट सेमेस्टर में पावर इस्तेमाल कर कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है और उसी के इस्तेमाल से शायद वो टॉप आई है। वीर रंधावा, विधि और 3-4 और लड़के लड़कियों का ग्रुप हमारा फ्रेंड सर्कल था, जिसमें वीर रंधावा की पोजीशन, हैसियत सब कुछ हाई था। लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था, मेरा बस वो दोस्त था। हाँ, बाकी कुछ लड़के उससे दोस्ती बस पैसे और पावर के लिए किए हुए थे, और वो भी दिल खोल कर पैसे लुटाता था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे मम्मी पापा, मेरे एक बड़े भाई और 2 बहनें भी हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। शिवांगी पहले दिन से ही खुद में गुम रहती थी, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। जब वो क्लास में फर्स्ट आई तो मैं कई दिन तक गुस्से से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। तब हमें पता चला कि वो उद्भव सिंह की बेटी है। वीर रंधावा शिवांगी को देखते ही उस पर अपना दिल हार चुका था। वैसे तो उसकी कई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन शिवांगी एक ऐसी लड़की थी कि कभी उसने वीर रंधावा को पलट कर भी नहीं देखा, और यही चीज़ वीर रंधावा को अपनी तरफ खींचने लगी। बाकी राही सही कसर हमारा फ्रेंड सर्कल पूरा कर देता था उसका मजाक उड़ाकर। वीर रंधावा ने हम लोगों से शर्त लगाई कि वो शिवांगी को अपना बनाकर रहेगा, उसके मुंह से आई लव यू बुलवा कर रहेगा। हम सारे दोस्तों के बीच 50,000 की शर्त लगी। मुझे भी शिवांगी से नाराज़गी थी, इसलिए मैंने भी ये शर्त लगा दिया। लेकिन 1 महीना बीत गया, शिवांगी जस की तस थी। कितनी बार वीर रंधावा ने शिवांगी से बात करने की कोशिश की, उससे टकराने की कोशिश की। कभी कभी उसके बेंच पर ज़बरदस्ती बाकी स्टूडेंट्स को हटाकर बैठ जाता है, लेकिन शिवांगी बिल्कुल चट्टान थी। जब भी कभी वीर रंधावा जानबूझकर टकराने की कोशिश करता, पता नहीं शिवांगी कैसे बच जाती। 1-2 बार अगर टकराया भी तो शिवांगी अपने आप खुद को संभाल लेती। शिवांगी को कॉलेज में आए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक शिवांगी ने वीर रंधावा से एक शब्द बात भी नहीं की थी। वीर रंधावा अपनी सारी कोशिशें कर चुका था, लेकिन बदले में उसे केवल हार ही मिल रही थी। हम लोगों का दिया हुआ समय भी अब खत्म हो रहा था, इसलिए वीर रंधावा ने अब उंगली टेढ़ी करने की सोची और उसने एक प्लान बनाया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग और आपके दिल को छू लेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।